सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और चंचल वर्मा का नमस्कार। कैसी हो चंचल? बहुत बढ़िया हूँ। और ये एक उत्सव का समय चल रहा है मंदाकिनी जी, और देखिए ना, एक तरफ महाकुंभ का उत्सव है और एक तरफ यहाँ सखी सहेली में हमारा जो महाकुंभ चल रहा है, यानी कि फेसबुक से जो हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं वो संदेश हमें भेज रहे हैं। तो जो श्रोता फेसबुक से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज किन विषयों पर हम बात करेंगे। बिल्कुल बताइए। आज हम बात करेंगे मोबाइल के बारे में। अब ये आदत है, जरूरत है या मुसीबत बनता जा रहा है, इसके विषय में बात करेंगे। फिलहाल तो अब जिस वक्त हम स्टूडियो में बैठे हैं यहाँ ये हमारी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे हाथ में मोबाइल नहीं होगा तो जो हमारे श्रोता फेसबुक के जरिए हमसे जुड़ रहे हैं उनके संदेश हम तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन कई बार इसकी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ बार आदतन इसे हम सिर्फ लेकर बैठे रहते हैं और आदत ऐसी हो जाती है कि ये मुसीबत से कम नहीं है। बिल्कुल, जब हम इसके एडिक्शन में फंस जाते हैं, जब हमारे लिए लत बन जाता है तो फिर ये मुसीबत में तब्दील हो जाता है। जब छोटे बच्चों की बात हम करते हैं तो ये मुसीबत बन गया है, क्योंकि बच्चों के हाथ से मोबाइल छूटता नहीं है ना। तो बहुत सारी बातें हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं, इस बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। और आज राष्ट्रीय पहेली दिवस है, तो बड़ा एक रोचक सा दिवस है ये। मनोरंजक भी है इसमें और थोड़ी सी जिज्ञासा भी है, ज्ञान भी बढ़ता है लोगों का। इसके बारे में हम इससे हमें अपना बचपन भी याद आ जाता है। बचपन में हम कितनी पहेलियां बूझा कर देते हैं ना। तो हम अपने श्रोताओं से भी कहेंगे कि वो अपनी बात हमें लिखें, पहेलियां लिखें। बचपन में किन पहेलियों से वो खेल खेला करते थे, पहेलियों में कितनी बात सीख जाया करते थे, अपने विचार हमें जरूर लिखें। तो एक पहेली उनसे क्यों ना पूछ ली जाए। अरे, कार्यक्रम के शुरू में ही देखते हैं ना कितने सही जवाब आते हैं। एक चीज जिसकी जरूरत होती है लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो कागज नहीं है, कलम नहीं है, कोई किताब नहीं है। दोबारा बोलिए। एक चीज है जिसकी लिखने पढ़ने में हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन ना तो वो कागज है, ना तो वो कलम है, ना वो कोई किताब है। फिर वो क्या हो सकती है? तो हमारे श्रोता जरूर हमें लिखकर बताएं। और हम बात करेंगे जो एक नया सेगमेंट हमने शुरू किया है, जरा याद करो कुर्बानी, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े जो हमारे नायक हैं उनकी हम बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे योगेश चंद्र चटर्जी के बारे में। और आज तो आप हमें बहुत सारी खीर खिलाने वाली हैं। आपने आते ही कहा था कि मंदाकिनी जी, मैं आपको आज मीठी मीठी खीर खिलाऊंगी। अब खीर भी देखिए कितनी सारी तरह की बनती है। तो अब हम नहीं, ये बात हम छोड़ देते हैं हमारे जो सुनने वाले हैं। अच्छा। वो कौन कौन सी खीर की रेसिपी जो हमारी बहुत कहते हैं कि पाक कला में निपुण हैं। और हर त्योहार में खीर न बने, लगभग ऐसा होता नहीं है। खीर बनती है, चाहे वो चावल की हो, सेवई की हो। तो हमारे श्रोता लिखें कि आपके घर में किन किन चीजों की खीर बनती है, आपने क्या नए नए प्रयोग किए हैं। हाँ, और जब कभी कुछ घर में ना हो, चावल भी ना हो, सेवई भी ना हो, तो रवा यानी कि सूजी की खीर आप बना लेते हैं, उसकी भी खीर बन जाती है। तो साबूदाने की खीर हम बनाते हैं, खीर बनाती है, दाल मखाने की खीर हम बनाते हैं। तो बहुत सारी खीर अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। मीठी खीर की बात चल रही है, मीठा सा गाना ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कहा। और हमारे श्रोताओं ने देखो लिखना भी शुरू कर दिया है। वो आज हमें खीर खिलाकर ही रहेंगे। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। प्यारा गीत सुनवाया आपने वाकई। और मोबाइल की हम बात कर रहे थे ना कि ये आदत है, जरूरत है या मुसीबत है। इस पर बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं। और बदलते समय के अनुसार आधुनिकता के सांचे में, क्योंकि सभी लोग अपने आप को ढाल रहे हैं आज, तो हर वर्ग के हाथों में आधुनिक बहुत सारे गैजेट्स और मोबाइल हमें दिखाई देते हैं। और मंदाकिनी, जब ये ऐसी जरूरत बन चुकी है जिसके बिना शायद हम रह भी नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा आपने कि मोबाइल ने जहाँ हमें एक तरफ हमारे कई काम आसान भी कर दिए, तो वहीं अब ये पहले जरूरत और फिर आदत बन गई और धीरे धीरे मुसीबत में तब्दील होती जा रही है। तो सही यही होगा चंचल कि हम इसके गुलाम बनने की बजाय हम इसकी जरूरत को समझें, और ताकि हमारा साथी बने, सहारा बने, ना कि हमारी मुसीबत बन जाए। तो मोबाइल के केवल एक बटन से क्या होता है कि हम देश दुनिया तक पहुंच सकते हैं। जो संप्रेषण यानी सूचनाओं का आदान प्रदान है उसको बड़ा आसान कर दिया इसने। लेकिन अब ये हमारी मुसीबत भी बनता जा रहा है, जो जरूरत थी कभी। इसके साथ बहुत सारे एप्लीकेशन और ऐसे बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं जो हमें इसका आदी बना रही हैं। और यही बात हमारे एक श्रोता ने भी संदेश में लिखी है। अच्छा, क्या लिखी है बताइए।
अच्छा, चलिए फिर भी श्रोताओं के जो विचार हैं हम शामिल करने ही वाले हैं। याद है वो जमाना आपको चंचल, जब हमारा काम स्मार्टफोन के बिना भी चल जाता था, है ना? हमारे पास तो कुछ होता ही नहीं था। पर अब तो ऐसा यकीन करना भी मुश्किल हो गया। पता है, अगर घर में फोन भूल आते हैं ना तो लगता है सारी दुनिया से कट गए हैं। तो अपने स्मार्टफोन से हम जितना जुड़ते हैं उन्हें खुद का एक हिस्सा ही हम मान लेते हैं और हमें लगता है इसके बगैर जीना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, जब सुबह हमारी आंख खुलती है ना तो शायद सबसे पहली चीज जिसे हम देखते हैं वो हमारा मोबाइल होता है, और रात को सोने से पहले आखिरी चीज जो हम देखते हैं वो भी हमारा मोबाइल, वो हमारे आसपास ही होता है कहीं ना कहीं। इसीलिए तो जो रिसर्च की जाती है ना इस पर, वो भी बताती है कि लगभग 2600 बार ऐसा होता है कि हम अपने मोबाइल को चेक करते हैं। अच्छा। और अगर ये ख्याल भी हम ले आए कि हमारा मोबाइल गुम जाएगा तो क्या होगा, तो ये भी हमें परेशान कर देता है। और अगर फोन बज नहीं रहा है, वाइब्रेट नहीं हो रहा है, तो भी हमें एक अजीब सा वाइब्रेशन, हमें वो वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। और जो इस तरह की बीमारियां मोबाइल की वजह से चल रही ना, इसे कहते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। बिल्कुल, क्योंकि बिना वाइब्रेट हुए भी हमें वो वाइब्रेशन सुनाई देती है। कितना ध्यान होता है हमारा, है ना? और सबसे बड़ी बात इतना ही नहीं कि मैसेज आने का अलर्ट भी हमें मैसेज पढ़ने की तरफ हमारा ध्यान भंग करने को काफी होता है, क्योंकि जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हमारी जिंदगी, हमारे परिवार की बात करें और दोस्तों के साथ अगर संबंधों की बात करें तो खराब कर रहा है, और इस आदत के काफी बुरे परिणाम भी हमारे सामने आ भी रहे हैं। और जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसने मोबाइल का अनूठा संसार हमारे जीवन में एक ऐसा हिस्सा बना दिया है कि अगर ये हमारे हाथ में ना हो तो हम खुद को ये पाई समझने लगते हैं, और कई बार बिना जरूरत के हमारा जो कीमती समय है जिसे शायद हम किसी अच्छे काम में, उपयोगी चीज में लगा सकते थे, वो हम यहीं लगा देते हैं। हमें लगता है बस 10 मिनट की तो बात है, ये देख लें, और उठते हैं वो 10 मिनट कब 1 घंटे में, आधा घंटे में तब्दील होते हैं, हमें भी अंदाजा नहीं। बिल्कुल सही कहा। और इन्हीं आदतों के जो है बुरे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, किसी से बात करते समय मैसेज का हम जवाब देने लगते हैं या बार बार फोन चेक करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति से बात करने में कोई रुचि ही नहीं रख रहे हैं। ऐसा होता है ना अपने घर में भी, हम देखते हैं, अपमान समझने लग जाते हैं। होता भी है कि भाई आपसे कोई मिलने आया और आपका ध्यान मोबाइल पर है, या आप किसी से मिलने गए हैं और सामने वाले का ध्यान मोबाइल पर है, तो आपको इंसल्ट फील होती है। तो हालांकि अगर हम वर्तमान की बात करें तो इस तकनीक ने हमें पहले की अपेक्षा लोगों के कहीं ज्यादा पास भी ला दिया है, क्योंकि हर पल हम लोगों से जुड़े रहते हैं उनके संदेशों के द्वारा। और ये जानना जरूरी है ऐसे में कि हम कैसे मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। तो बिल्कुल उनके संदेशों से हम जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल जुड़ जाते हैं एक गीत के साथ। विविध भारती पर धूम मचा रहा है। हम बात करेंगे जोगेश चंद्र चटर्जी की। अच्छा। जिन्होंने 24 साल अपनी जिंदगी के कारावास में गुजारे, और जेल में कैदियों के साथ जो भी दुर्व्यवहार किया जाता था उसके विरुद्ध जेलों में 2.5 वर्ष तक उन्होंने भूख हड़ताल की, इसमें गुजारे। और सबसे लंबी जो उनकी भूख हड़ताल रही थी वो थी 142 दिनों की। बहुत लंबा, बहुत मुश्किल काम था। और बात जब हम जोगेश चंद्र चटर्जी की जरा याद करो कुर्बानी के तहत कर रहे हैं, तो हम बता दें अपने श्रोताओं को कि 1895 में ढाका के गावदिया नामक गांव में उनका जन्म हुआ था, और उनके पिता खुलना जिले में व्यवसाय करते थे। साथ ही जोगेश को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुमिल्ला भेजा गया था, और यहीं पर उनका परिचय उस समय के प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के नेता विपिन चटर्जी से हुआ, और छोटी उम्र में ही वे क्रांति के रंग में रंग गए थे। जब पुलिस को जोगेश चंद्र चटर्जी की उनकी गतिविधियों पर संदेह हुआ तो 1916 में उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, पर वे चुपचाप वहां से निकलकर कोलकाता चले गए। पर इसके बावजूद 9 अक्टूबर 1916 के दिन उनको पकड़ ही लिया गया। तो गिरफ्तारी की जब हम बात कर रहे हैं, तो गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ चंचल, कि क्रांतिकारियों की भेद जानने के लिए उन्हें दिल दहला देने वाली यातनाएं दी गई थी। यानी देखिए आप, है ना, बहुत यातनाएं, कितना उनको परेशान किया जाता और हम अगर आज बात को सोचे ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, जो आजाद उनकी आजादी हमें कैसे मिली है, हम कल्पना मात्र से सिहर जाते हैं। तो जैसे क्या क्या देखिए ना, गुप्त अंगों में बिजली के झटके लगाना, सोचिए जरा, और जाड़े में बर्फ की सिल्लियों पर लिटाना, मुंह में मिर्चों का भरा जैसे बांध देना, पोटली होती है ना, उसको बांध देना, या फिर दोनों हाथों की हथेलियों को खाट के पाए से दबा देते थे, और नाखूनों में सुइयां चुभा देते थे। तो ये अत्याचार ऐसे थे जो उस वक्त क्रांतिकारियों पर किए जाते थे। जोगेश बाबू के साथ में जेल में यही सब हुआ, यहाँ तक कि बाल्टी में मल मूत्र मिलाकर उससे भी उनको नहला दिया गया, ये भी यातना उनको दी। मल से भरे कमोड में उनका मुंह डाल दिया गया, क्योंकि वो चाहते थे उनसे उनकी बातें निकलवाना, लेकिन वो इतना
कड़क अपने आप को करके शायद खड़े रहे कि इतनी यातनाएं सहते रहे, लेकिन शायद किसी बात के लिए उन्होंने मुंह नहीं खोला। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और इतनी यातनाएं झेलने के बाद में 20 सितंबर 1920 का दिन था जब वो बाहर आ पाए। बिल्कुल सही कहा। ऐसे क्रांतिकारियों को तो हम सैल्यूट करते हैं चंचल। इतना उनके अंदर जो कड़ा अनुशासन होता था, देश के लिए मर मिटने का जो जज्बा होता था, उसको तो सैल्यूट है। और रही बात की क्रांतिकारी जो दल था, अनुशीलन पार्टी जिसके वो सदस्य थे, तो बंगाल के बाहर भी वो अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का विस्तार करना चाहती थी। इसके लिए जोगेश चंद्र चटर्जी को उत्तर प्रदेश भेजा गया और वहां उन्होंने वाराणसी और कानपुर को अपनी गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। और यहाँ के क्रांतिकारी भी उनसे धीरे धीरे संपर्क में आने लगे। इनमें सचिंद्र नाथ सान्याल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और काकोरी कांड जब हुआ था तो उस समय के अन्य क्रांतिकारी सम्मिलित जो थे उनमें इनका भी नाम था। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी नाम की जो जगह थी, वहां पर रेलगाड़ी को रोककर कुछ क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूट लिया था। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके बाद देश भर में गिरफ्तारियां हुई और जोगेश चंद्र जो चटर्जी थे कोलकाता में पकड़े गए। तो इस केस में उन पर भी मुकदमा चला और आजीवन कारावास की उन्हें सजा हुई। और ये सजा उन्होंने फतेहगढ़, आगरा और लखनऊ की जेलों में पूरी की। 1937 में कांग्रेस जो मंत्रिमंडल की स्थापना के बाद ही वो रिहा हो पाए थे। और फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटा सा अंतराल लेंगे चंचल, और अंतराल के बाद फिर से मिलते हैं विविध भारती पर। तो इस अंतराल के बाद फिर से हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। हम बात कर रहे थे जोगेश चंद्र चटर्जी के बारे में। तो जब आगरा, फतेहगढ़ और लखनऊ की अलग अलग जेलों में उन्होंने अपनी सजा को पूरा किया, इसके बाद जब वो बाहर आए तो वापस से अपनी जो पुरानी क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसमें संलग्न हो गए। लेकिन इसके बाद 1940 में फिर से उन्हें गिरफ्तार किया गया और देवली कैंप जेल में डाल दिया गया था। और यहाँ उनके साथ जब दुर्व्यवहार किए गए, अन्य कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किए गए, उसके लिए वो अनशन पर चले गए थे। और इसके बाद 1942 में वो जेल से बाहर आए और भारत छोड़ो आंदोलन में फिर से उनको जेल में डाल दिया गया। यानी जो लगभग उनका जीवन होता था क्रांतिकारियों का, जेल में ही बीता करता था, क्योंकि अंग्रेज लोग उनके पीछे ही रहते थे और उन्हें बाहर रहने का बिल्कुल भी वो नहीं होता था। लेकिन देखिए उनकी हिम्मत देखिए, साहस देखिए, इसीलिए हम आजाद हैं। बिल्कुल, हम बाहर घूम रहे हैं। और देश की आजादी से पहले 19 अप्रैल की बात करें तो 19 अप्रैल 1946 को उनकी रिहाई हुई और स्वतंत्रता के बाद जोगेश चंद्र चटर्जी राज्यसभा के सदस्य बने। और 1958 में उन्होंने दिल्ली में समस्त जीवित क्रांतिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त और अरविंद घोष के छोटे भाई वारिंद्र कुमार घोष ने भी भाग लिया था। और इस अवसर पर नेहरू जी ने क्रांतिकारियों का सम्मान किया। जोगेश बाबू ने अपने जीवन के को छोड़कर चले गए और लेकिन वो तो चले गए, हम सभी देशवासी आज भी ऋणी हैं उनके। ऋणी रहेंगे और हमेशा कोटिशा नमन करेंगे, सैल्यूट करेंगे उनकी इस शहादत को। चंचल, ये बताओ कि कार्यक्रम के शुरू में आप पहेली पूछ रही थी हमारे श्रोताओं से, तो श्रोता ने जवाब दिया उस पहेली का? मैं स्क्रॉल करके मोबाइल की स्क्रीन पर देख रही हूँ, लेकिन अभी तक हमारे श्रोताओं के जवाब मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। तो एक बार उस पहेली को दोबारा दोहरा दो ना। एक चीज है, लिखने और पढ़ने के लिए हमें उसकी जरूरत होती है, लेकिन ना तो वो कागज है ना तो वो कलम है, फिर भी वो बड़ी जरूरी चीज है। तो यही जवाब उनको देना है। ना वो कोई किताब भी नहीं है। अगर हम लिखने पढ़ने की बात कर रहे हैं तो पढ़ने के लिए क्योंकि हमें कोई किताब, कोई अखबार चाहिए होता है, वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो कीमती है, बहुत जरूरी चीज है। लिखने पढ़ने के लिए बड़ी जरूरी चीज है। अभी देखो जैसे मोबाइल मुसीबत बन गया ना, वैसे तुम्हारी पहेली मेरे लिए तो मुसीबत बन गई है। मुझे भी दिमाग पर जोर लगाना पड़ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है। खैर, हमारे श्रोता बाकायदा लिख रहे होंगे और ढूंढ रहे होंगे कि इस पहेली का जवाब क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी श्रोता का तो जवाब आएगा ही। कर रहे हैं। और बड़ा मजा आता है जब पहेली का जवाब मिल जाता है कि बूझो तो जाने, है ना। और हम भी जब कोई पहेली को ढूंढ रहे होते हैं लगे रहते हैं। और बचपन में भी हमने शायद बहुत सारी पहेलियां ऐसी अखबारों में जो पहेलियां आया करती थी ना, उन्हें भी बूझा करते थे। हाँ, 4 रस्सियां बंधी हैं और गुब्बारे तक कौन सी रस्सी जाएगी, तो करके पूरा देखा करते थे कि ये कहाँ जाएगी। और लकीरों का जो जाल बनाया हुआ रहता था, उससे भी उन पहेलियों को बीच में किसी जगह पर जैसे भोजन रखा है और एक बच्चे को खाने तक पहुंचना है, तो बिल्कुल वहां तक कैसे बहुत चिंता हो जाती थी। अगर वहां तक नहीं पहुंच पाते थे ना तो दिमाग तनाव में आ जाता था कि ये रास्ता पकड़ में आ क्यों नहीं रहा है। और वैसे ही एक वर्ग पहेली आया करती थी है ना अखबारों में, उसे भी हम बूझा करते थे। तो आज वही खास दिवस है श्रोताओं, हमें अपने बचपन की याद दिला रहा है। और वैसे
भी कोई भी उम्र हो, पहेली बूझना तो हर उम्र के व्यक्ति को पसंद बिल्कुल है। बचपन की दुनिया में जाने का बड़ा खास मौका है और बहुत सारी पहेलियों का इस दिन पर हम आनंद ले सकते हैं। दिमागी पहेलियां हैं, तर्क पहेलियां, गूढ़ पहेलियां, ऐसे बहुत तरह की पहेलियां शामिल हैं। बिल्कुल। और हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ा आनंददायक दिवस है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आता है। तो आज चंचल ने आपसे एक पहेली बूझी है और आपका जवाब अभी तक नहीं आया, इसका मतलब आप भी लगे हुए तो हैं उस पहेली का जवाब ढूंढने के लिए। और पता चल जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा ताकि मैं भी चंचल को उसका जवाब दे सकूं, है ना? और मस्तिष्क के लिए बड़ा सटीक व्यायाम होता है, चाहे फिर वो क्रॉसवर्ड हो, जिक्सॉ, सुडोकू, वर्ड सर्च, रिबिक क्यूब्स, भूल भुलैया, दिमाग की बहुत सारी कोई भी ऐसी अन्य पहेलियां हो, बिल्कुल ये हमारे जो मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को एक से अधिक तरीकों से व्यस्त भी रखती है। हाँ। और एक जीके भी बढ़ता है आपका, जो है ना, जिज्ञासा नॉलेज बढ़ता है, आपकी जिज्ञासा बढ़ती है और मस्तिष्क को, जो हमारे दिमाग को एक लाभदायक ये एक्सरसाइज भी देती है। तो ये जो पहेलियां हैं ये हमारे दिमाग को काम पर लगाने का भी एक शानदार तरीका है। बिल्कुल। और इनको हल करना भी बड़ा मजेदार होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत सारा कुछ खर्च भी नहीं लगता हमारा, हमें कोई खिलौना नहीं लाना पड़ता। और शोधकर्ताओं ने भी ये बताया है कि जब इस तरह की किसी पहेली पर हम काम करते हैं, जिक्सो जैसी पहेली पर, तो मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का हम इसमें उपयोग करते हैं, जिसमें याददाश्त और समस्या का समाधान, जो कौशल हमारे लगते हैं, जो कुशलता है, बिल्कुल बिल्कुल वो बढ़ती है। और इसलिए आपने देखा होगा चंचल की छोटे बच्चों के लिए भी कुछ ऐसे आते हैं क्यूब्स, जिन्हें वो जोड़ के एक पहेली सी बनाता है, जोड़ता रहता है बच्चा, फिर वो निकल जाता है, फिर जोर लगाता है। वो दिमागी कसरत ही तो है कि आपका दिमाग जो है कंसंट्रेशन की पावर को मजबूत कर पाए। और वर्ड सर्च यानी शब्द खोज जो पहेली है, और क्रॉसवर्ड पहेलियों का जो बच्चों के लिए सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि इनसे क्या है कि शब्दावली कौशल बढ़ता है। और जबकि जो सुडोकू है या इसी प्रकार की गणित की जो पहेलियां हैं वो आपकी तार्किक सोच को बढ़ाती हैं और संख्या कौशल को सुधारने में भी मदद करती हैं। भाई गणित की पहेलियां तो बहुत मुश्किल होती हैं चंचल। बिल्कुल सही बात है। और जो वर्ड सर्च पहेलियां हैं, जो क्रॉसवर्ड पहेलियां हैं, ये बड़ी अच्छी होती हैं बच्चों के लिए। और जो सही में आपने कहा ना कि गणित के कौशल वाली जो पहेलियां होती हैं ना, ये परेशान कर देती और जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं उनके दिमागी विकास में लेकिन ये जो पहेलियां हैं बड़ी कारगर सिद्ध होती हैं। हाँ। और सभी उम्र के जो लोग हैं उनके लिए ये दिन स्वस्थ भी है, मजेदार भी है। बिल्कुल। अकेले हो चाहे दोस्तों के साथ हो, इसका हम आनंद ले सकते हैं। नहीं बिल्कुल ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अकेले बैठे बोर हो रहे हैं तो कोई पहेली सुलझा ले, देखिए आपका समय कैसे आराम से निकलता है और दिमागी कसरत भी हो जाती है। कई बार जैसे शादी ब्याह का माहौल हो या दफ्तर में कोई आयोजन किया गया, सारे दोस्त हम मिलकर इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ जो पहेलियां खेली जाती है ना, आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला है कुछ सालों से, दमशराज पहेली, जिसमें हम मुहावरे, कुछ और पहेलियों की चीजों के नाम या फिल्मों के नाम, उन चीजों को हम जानने की कोशिश करते हैं, या किस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, हम सिर्फ अपने हाव भाव से उन्हें दर्शाना होता है। बिल्कुल सही कहा। और सामने वाला उसको जज करता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये भी पहेली है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। आपका अभिनय का अभिनय हो जाता है और सामने वाले को मजा भी आ जाता है। तो ये जो पहेली है ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासतौर से बढ़ती उम्र के बच्चों की अगर हम बात करें ना चंचल, तो दिमागी विकास में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। और ये दिन सभी उम्र के बच्चों के लिए या लोगों के लिए कहे जाएं तो स्वस्थ और मजेदार दिन भी हो सकता है। चाहे आप अकेले हों, जैसा कि आपने भी कहा, या दोस्त के साथ रहते हों या परिवार के साथ हों, तो आप इस जो पहेली है, मनोरंजक जो खेल है, उन सबको एक साथ मिलकर भी इसका आनंद ले सकते हैं। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या कोई त्योहार हो तो आप बैठकर पहेली का आनंद ले सकते हैं। और ये एक अमेरिकी उत्सव है जो 29 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत पहेली बनाने वाली जोडी जिल, उनकी सोच का नतीजा थी, जो एक अमेरिकन महिला थी। जोडी जिल ने पहेलियों के अपने आनंद को साझा करने के तरीके के रूप में इसकी इजाद की और अब साल दर साल जो इसकी लोकप्रियता है वो बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल सही कहा। जोडी जिल का नाम आपने लिया तो वो एक टीचर थी, शिक्षिका थी और साथ ही एक पहेली उत्साही और प्रशंसिका भी थी। उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं में पहेली को मुफ्त में देना शुरू किया था और जब इसकी मांग बढ़ने लगी थी तो उन्होंने साल में केवल एक दिन यानी अपने लिए अपने जन्मदिन पर 29 जनवरी को मुफ्त पहेलियां भेजने का निर्णय लिया था। और इस दिन की शुरुआत हुई थी 1994 में और 2000 के दशक में की शुरुआत में ही ये व्यापक रूप से जाना जाने लगा और मनाया भी जाने लगा। और कई बार हमें लगता है ना कि हम बड़े हो गए हैं, तो बड़े होने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी मौज मस्ती को बंद कर दें, अपने अंदर के बच्चे को बाहर आने दें और भरपूर उनके साथ भी हम खेल का मजा लें, थोड़े से रचनात्मक बने और जो जिंदगी है उसका भरपूर आनंद लें। और फिलहाल इस खूबसूरत जो पहेली गीत है
जी हाँ, बोलो क्या बोलो ना। बहुत ही सुंदर गीत था। और देखिए श्रोताओं, चंचल ने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे पहेली पूछी। अब मैं 2 पहेलियां चंचल से पूछने वाली हूँ। हाँ, देखती हूँ कि चंचल जवाब दे पाती है कि नहीं। तो आप तैयार हो जाइए चंचल। भाई मुश्किल मत पूछना, आसान सी पहेली। देखिए पहेली तो पहेली है, आपको दिमाग तो खपाना ही पड़ेगा। ठीक है, पूछिए। एक पहेली ये है कि कौन सी वो चीज है जो सिर्फ बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, घटती कभी नहीं है? हमारे बाल। हाँ, तो हम कटवा लेंगे तो घट जाते हैं। ऐसे ही नाखून, ये भी। हाँ, क्या? उम्र है। अरे अरे अरे, यानी आपने दिमाग को लगा ही लिया। बिल्कुल, उम्र तो एक बार बढ़ गई तो हम उसे घटा नहीं सकते, है ना। और एक और पूछती हूँ, वो चीज जो बोलते ही टूट जाती है, ऐसी क्या चीज है? जैसी आप बोलोगी टूट जाएगी। आहा, अब फंस गई हैं आप। देखा, बोलते ही टूट गई ना। मैं समझ गई। अरे इतना बड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया है। देखो, अब मैं इतने से चुप थी। हाँ, यानी मेरी चुप्पी जी। वो टूट गई। तो क्या हुआ? मौन, आपकी चुप्पी बोलते ही मौन टूट से गई मुझे ना? याद आया, आज मौन अमावस्या भी है। हाँ। और हमने शुरुआत में बात की थी महाकुंभ की, तो जो महाडुबकी है, जो हमारे श्रोता श्रद्धालु हैं वो लगा रहे हैं महाडुबकी, उन सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल देते हैं। और आज बहुत से लोग जो है मौन व्रत भी रखते हैं, पूरे दिन नहीं बात करते हैं, लेकिन इशारों से भी बात करते हैं, क्योंकि आज के दिन वो ऐसा मानते हैं कि एक दिन तो कम से कम चुप रहा जाए, क्योंकि पूरी जिंदगी ही बोलता है आदमी, है ना। और तो खीर को लेकर बताइए। नहीं, खीर को लेकर बात तो हम कर लेंगे, लेकिन पहले आप उस पहेली का हल तो बताइए जो आपने श्रोताओं से पूछी थी भाई। हाँ, वो तो हम भूल ही गए। बताइए। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब लिखा, कुछ ने चश्मा, जो कि एक सही जवाब है, वो लिखा, और आंखें लिखा। हाँ। तो सही बात है कि आंखों के बिना तो हम पढ़ लिख ही नहीं सकते, लेकिन कुदरत ने जिन्हें आंखें नहीं दी हैं, उनके लिए जो एक तरीका है वो होता है ब्रेल लिपि का, तो वो पढ़ लेते हैं। लेकिन जिनके पास आंखें हैं उनके लिए अब जब बढ़ती उम्र के साथ वो आंखें की रोशनी भी ढलने लगती है, तो चश्मे के बिना नहीं हो सकता। यानी हमारे कई श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया भी है। बिल्कुल, तो उन सभी को हम बधाई देते हैं, आपने बहुत सही जवाब लिखा है। बिल्कुल। तो अब खीर खिलाने की बारी है आपकी। तो खीर के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? तो हमने अपने श्रोताओं से कहा था कि वो अपने घर में खीर बनाते हैं, क्या पसंद करते हैं। हमारे श्रोताओं ने लिखा भी है अपने विचार कि बहुत तरह से खीर बनती भी है। एक श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों के दिन में हमारे घर में गन्ने की रस वाली खीर जरूर बनती है। क्या बात है। हाँ, बिल्कुल, कहते हैं ना कि इसको कुदरती खीर कहेंगे, प्राकृतिक तरीके। और एक नई खीर है ना। बासमती चावल को कम से कम 2-1 घंटे के लिए भिगा देते हैं, गन्ने के रस में थोड़ा सा पानी मिलाकर छानकर आंच पर चढ़ा देते हैं, और गन्ने का रस जब खौलने लगे तो आंच को थोड़ा धीमा रखते हैं और चावल उसमें डाल देते हैं। चावल मिलाने के साथ उसको चलाते रहते हैं और मीठे की वजह से चावल को पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, पर बहुत ही लजीज खीर तैयार होती है। बस ध्यान ये रहे कि चलाते रहना है उस करछी को, नहीं तो वो तल में लग जाएगी। और इसके बाद ठंडी स्वादिष्ट खीर ऐसे ही खाई जाती है। कुछ लोग इसमें ऊपर से दूध मिलाकर भी खाते हैं और सब्जी के साथ भी इसको खाते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी खीर बनाई जाती हैं, जिसके बारे में हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं। कद्दू की खीर बनती है, लौकी की खीर, साबूदाने की खीर, और जो भुट्टा आता है, जिन दिनों में भुट्टा आता है ताजा, तो भुट्टे की भी खीर बनाई जाती है। और क्या लिखा है हमारे श्रोताओं ने? बिल्कुल, बहुत सारी तरह की खीर हम बना सकते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे साबूदाने के अलावा हम ताल मखानी की खीर बना लेते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सेब की खीर भी बनती है। दूध को आंच पर चढ़ा दें, जब दूध खौल जाए, गाढ़ा हो जाए, तो उसमें आप थोड़ी चीनी मिला दें, इलायची पाउडर डाल दें। सेब को छीलकर तुरंत कद्दूकस करें और तुरंत उसमें मिलाते जाएं। 5 मिनट आंच पर पकाएं, गाढ़ी मलाईदार खीर तैयार होती है। और इसमें बहुत ज्यादा चीनी मिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेब का अपना मीठापन होता है। आप अगर गुड़ मिलाना चाहते हैं तो गुड़ को पिघलाकर थोड़ा ठंडा होने पर मिलाएं। सेब को कद्दूकस करके थोड़ा सा कढ़ाई में घी डालकर आप इसे भून कर भी दूध मिला सकती है। जैसे हम गाजर का हलवा बनाते हैं ना, गाजर की खीर भी ऐसे ही बनती है। एक तरह से तो हलवा बनता है, लेकिन अगर आप दूध ज्यादा डाल देते हैं तो गाजर की खीर भी बन जाती है। चंचल, बहुत अच्छी खीर बनाकर, मतलब जो तरीके हैं वो बता रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ प्राकृतिक चीजें हैं। आपको जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, या अगर आपको डायबिटीज है, तो आप जो गन्ने का रस है उससे खीर बना सकते हैं, ताकि आप मीठा नहीं खाना चाहते और तो सेब की मिठास है, केले की मिठास है, जो फलों की खीर है वो तो बहुत ही फलों की मिठास अपने आप में है, स्वास्थ्यवर्धक है। तो आपको अलग से मीठा नहीं डालना है, तो आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक श्रोता कहते हैं कि खीर के प्रकार का विषय बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मजेदार है कि किस प्रकार से खीर बनाई जाती है। हम लोग तो सबसे ज्यादा खीर का सेवन करते हैं, वो होती है चावल और दूध की खीर। गाजर की खीर भी पकाई जाती है और साबूदाने की खीर भी होती है, गुड़ की खीर भी होती है। आजकल तो कई प्रकार की
खीर आ गई हैं। खीर मुझे सबसे ज्यादा लंगर में जो पकाई जाती है वो बहुत पसंद आती है। दूध को गाढ़ा करके उसका जो स्वाद होता है वो मुझे बेहद पसंद आता है। और लंगर में जो खीर परोसी जाती है वो इतनी गाढ़ी होती है कि अगर आपको कोई बाउल ना मिले, उसको कटोरी ना मिले खाने के लिए, तो आपकी पत्तल पर, प्लेट पर ऐसे भी रख दी जाती है, फैलेगी नहीं। बिल्कुल सही कहा। बड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी खीर होती है। और लंगर यानी कि जो प्रसाद परोसा जाता है उसमें एक अलग ही स्वाद होता है। बिल्कुल सही कहा। और उसका तो खाना भी जो है बहुत ही पसंद आता है ना, जिस तरह से बैठा के खिलाया जाता है श्रद्धा के साथ, वो बेहद पसंद आता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खीर के कई प्रकार होते हैं। खीर को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। खीर बनाने के लिए दूध, चीनी, गुड़, चावल, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप गर्म और ठंडा दोनों ही तरीके से परोस कर खा सकते हैं। फिरनी, फीका, चेना पोड़ा, पायसम, शेवयाची खीर, डालीची खीर, गवल्याची खीर, ये उन्होंने कुछ खीरों के अलग अलग नाम बताए हैं। इन सभी को बनाने के लिए चावलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप बासमती चावल, मिनी मोगरा चावल, परमल चावल, छोटे आकार का चावल, खुशबूदार चावल, कैसा भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। खीर को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक भी माना जाता है। दूध और चावल से बनी खीर को सौभाग्य कारक भी माना जाता है। हर त्योहार में खीर तो हम प्रसाद के रूप में चढ़ाते ही हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि चावल की खीर हो, साबूदाने की खीर हो, पायसम मूल रूप से दूध, शक्कर, सुगंधित पदार्थ जैसे बादाम, काजू, इलायची और कोई एक आधार जैसे चावल, सेवई, रवा, एप्पल, शकरकंद, मखाना, साबूदाना आदि से भी बनाई जाती हैं। गाढ़ा किया मीठा सुगंधित दूध होने से ये अत्यंत स्वादिष्ट बन जाती है। साथ ही जल्द आसानी से भी बन जाती है, पच भी जाती है। क्या बात है, बहुत अच्छी बातें लिखी। तो इतनी सारी हम मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, एक गाना सुन लेते हैं मीठा। बिल्कुल, मीठा सा या नमकीन? नहीं, गाना भी मीठा मीठा ही चाहिए। खुशनसीब है कि संदेशों के रूप में और शुभकामनाओं के रूप में हमारे श्रोताओं का प्यार हमें मिलता रहता है। बिल्कुल, और मिलता रहेगा, ये उम्मीद हम करते हैं। और हमारे श्रोता हमारे हर एक कार्यक्रम बहुत ही प्यार से सुनते हैं और अपने खत हमें, अपने जो जवाब हैं या अपनी समीक्षाएं हैं, हमें लिखा करते हैं। और हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। लेकिन फिलहाल इजाजत लेने का समय है, कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा। बिल्कुल, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा और मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।